नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को या इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि उनका मेजर पर्पस, मेन पर्पस होता है सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब एनपीओ में गिने जाते हैं। कभी किसी को डाउट हो सकता है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो मेरे हिसाब से चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हैं। उसका कारण ये होता है कि इनका भी जो प्राइमरी पर्पस होता है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है। अगर स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इनका भी पर्पज लोगों की सेवा करना होता है, हेल्थ जो होता है उसका लुक आफ्टर करना, और जो बीमार लोग हैं उनको सही कराना इनका मकसद होता है। अगर ये कुछ चार्ज भी लेते हैं तो उसका चार्ज लेने का कारण ये होता है ताकि ये अपनी ऑपरेशंस को चला सकें, लेकिन इसके बदले में ये जो सर्विस होती है वो कहीं भी इनके प्राइस से मैच नहीं करती है। अगर कोई पर्सन इलाज कराता है और इलाज में जितना भी उसका पैसा खर्च हो जाता है, उसकी जान अगर बच जाती है तो पैसे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है जैसे बाकी चीज़ों की हम तुलना कर सकते हैं। तो मशीन खरीदी, मशीन बेच दी, गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेच दी, लेकिन इलाज या एजुकेशन, अब इसके अलावा ये दो सेक्टर मैंने बताए, ये केवल इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या प्राइवेट स्कूल को और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एनपीओ माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा, ये भी एनपीओ ही हैं। इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स जो होते हैं वो भी एनपीओ होते हैं। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, कुछ भी है, ये सब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई संस्था जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रही है, वो भी एनपीओ कहलाते हैं। तो इनकी जो फीचर्स हैं ये काफ़ी कॉमन बात है, ये मैंने अभी डिस्कस कर ही दी हैं सारी। फाइनल अकाउंट्स ये कौन कौन से बनाते हैं? इनके फाइनल अकाउंट्स जब बनते हैं एनपीओ के, क्योंकि मनी का ट्रांजैक्शन इनके यहाँ भी होता है और इसलिए इनको भी अपने अकाउंट्स आवश्यक तौर पे तैयार करने पड़ते हैं। आज की डेट में इंडिया में कोई एनपीओ है तो उसको भी अपने अकाउंट्स बनवाने पड़ेंगे, उसको अपने अकाउंट जो रजिस्ट्रार होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसके यहाँ उसको दिखाने पड़ेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन मेजर फाइनल अकाउंट्स इनके होते हैं। ये तीन अकाउंट इसके फाइनल अकाउंट्स में होते हैं। इसके अलावा ये कैश बुक मेंटेन करते हैं, जर्नल भी मेंटेन करते हैं, लेजर भी मेंटेन करते हैं। और कभी कोई सोचे कि क्या ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी हम ऐसा पढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम ट्रायल बैलेंस की मदद से P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे एनपीओज के केस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बेस पे बनाते हैं। तो यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एनपीओ ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का जो पर्पज होता है वो यहाँ पे भी मौजूद होता है। अगर कोई संस्था पूरे लेजर अकाउंट बनाती है, कोई एनपीओ, तो बिना ट्रायल बैलेंस के उसके अकाउंट की जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी होती है वो चेक ही नहीं हो सकती है, इसलिए ये भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो अलग बात है कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी बनाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक सिंपल अकाउंट होता है जो कि कैश बुक की समरी होता है। कैश बुक की समरी होता है, तो अब हम सोच सकते हैं कि जब कैश बुक बना ही लेते हैं तो फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को क्यों बनाते हैं? तो इसका कारण ये होता है कि कैश बुक एक प्राइमरी बुक है और ये लिखी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज। इसमें हम ये लिखते हैं कि 1 तारीख को इतना कैश आया, 2 तारीख को इतना कैश आया। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक फाइनल अकाउंट होता है, इसमें हम पूरे साल का लिखते हैं कि पूरे साल के दौरान टोटल सैलरी कितनी गई, पूरे साल के दौरान सब्सक्रिप्शन कितना आया, पूरे साल के दौरान फिक्स्ड एसेट कितने की परचेज की। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, लेकिन इसका जो रूल होता है वो कैश बुक की तरह ही होता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो भी ओपनिंग कैश के बैलेंस से शुरू होती है और इसको हम यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मेट में। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ठीक कैश बुक में भी रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड होते हैं, डेबिट में रिसिप्ट्स होती है, क्रेडिट में पेमेंट होते हैं। अंतर ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक फाइनल अकाउंट है और इसलिए ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड,
कोई भी वर्ष समाप्त होने वाले तिथि पर ये बनता है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है और इसमें रिसिप्ट टोटल किसी पर्टिकुलर आइटम से जितनी रिसिप्ट आई है वो यहाँ लिखी जाती है और जितनी पेमेंट गई है वो यहाँ लिखी जाती है। बाकी ओपनिंग बैलेंस से इसकी शुरुआत होती है, सारी रिसिप्ट्स उसमें ऐड कर देते हैं, सारी पेमेंट घट जाती हैं और क्लोजिंग में जो बचता है वो कैश बैलेंस ही बचता है। तो ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हो गया। बाकी फीचर इसकी कॉमन है, ये कैश बुक की समरी होता है, ये टोटल अमाउंट रिसिप्ट्स और पेमेंट का हमें बता देता है, टोटल रिसिप्ट्स कितना है, टोटल पेमेंट कितना है। इसमें कोई भेद नहीं होता है रिसिप्शन पेमेंट में, कैश या बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पे कैश को भी कैश माना जाता है और जो बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं उनको भी कैश ही माना जाता है। इसके अलावा इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह जो नॉन कैश आइटम होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस कैश से शुरू होता है और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस इसका कैश ही बच जाता है। अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इट इज एकिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बाय द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। ठीक वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं अपना सरप्लस या डेफिसिट जानने के लिए, क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका पर्पज नहीं होता है मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए ये P&L अकाउंट नहीं बनाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं प्रॉफिट कमा नहीं सकती हैं, बिल्कुल कमा सकती हैं। इनको भी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो अगर संभव होता है तो ये कुछ चार्ज ले सकती हैं फीस के तौर पे, उस फीस से इनकी इनकम होती है। इसके अलावा भी कभी कभी कुछ एनपीओ जो बिल्कुल डोनेशन पर्पज से काम करती हैं, चैरिटी पर्पज से, उनके यहाँ भी कैंटीन वगैरह हो सकती हैं। जो कैंटीन होती हैं वो सामान सेल भी करती हैं, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा ये अर्न भी कर सकते हैं। अब ये अपनी एक्टिविटीज से जानना चाहते हैं कि इनकी एक्टिविटीज से इन्होंने कुछ अर्न किया या इनको कुछ लॉस हुआ, तो उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। P&L अकाउंट की जगह ये संस्थाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट दीज ऑर्गेनाइजेशंस यूज द वर्ड सरप्लस। प्रॉफिट की बजाय अगर इनको इनकम होती है तो ये सरप्लस बोलते हैं। सारा रूल वही है, सारा तरीका वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हम अपनाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक वही रूल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। एकदम सारा का सारा वही तरीका है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाते हैं और इनकम यहाँ पे क्रेडिट में आ जाती हैं। जैसे P&L बनाते हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया जाता है। वही कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के दो मेजर कॉन्सेप्ट या दो मेजर बेस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कुछ लोगों का जो सवाल था वो एक्रूअल बेसिस को लेकर था कि एक्रूअल बेसिस में प्रॉब्लम आती है, एक्रूअल में, मैचिंग में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करूंगा और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, एक है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन केवल कैश का आना और कैश का जाना लिखे। जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कैश बेसिस का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, इवन जितनी भी कंपनीज हैं, वो सब एक्रूअल बेसिस ही अकाउंटिंग का अपनाती हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ही वो बेस है अकाउंट का जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। तो एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस वह बेस होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को कैश के आधार पर रिकॉर्ड ना करके इस आधार पर रिकॉर्ड करते हैं कि वेदर सम ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड और नॉट। कोई जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। हम ये चेक नहीं करते कि कैश आया है कि नहीं गया है, नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेल की है तो हम सेल को इनकम मानते हैं, चाहे वो कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है। ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक वैसे ही अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, जैसे हमने सैलरी पे की, चाहे हमने सैलरी पे की है और चाहे हमने सैलरी अभी लोगों की पे नहीं की है, हमने उनको कह दिया कि 2 दिन बाद पे करेंगे, तब भी अगर उन लोगों ने काम कर दिया है तो उनकी सैलरी ड्यू हो गई है।
तो सैलरी ड्यू जो हो गई है वो भी हम एक्सपेंस मानेंगे और जो सैलरी पे हो गई है वो भी हम एक्सपेंस मानेंगे। ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को जब भी देखेंगे हमेशा तो ये कैश के अगेंस्ट देखेंगे, यानी कि जहां पे हम कैश के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हो, जहां पे हम ये नहीं देखते हो कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, बल्कि हम ये देखते हो कि घटना घट रही है कि नहीं घट रही है। लॉस हो गया हमने लिख दिया, डेप्रिसिएशन हो गया हमने लिख दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, ड्यू हो गई, हमने लिख दी, इनकम हमारी अर्न हो गई, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला तो हमने लिख दिया, इनकम मान लिया। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। अब जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का हो या एक्रूअल बेस का हो अकाउंटिंग का, ये दो हिस्सों में बट जाता है। जो एक्रूअल बेस है अकाउंटिंग का, उसमें दो प्रिंसिपल या दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये एक्रूअल का हिस्सा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दूसरा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो एक कॉन्सेप्ट तो हुआ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सब कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एजम्पशंस, ये सब ऐसी टर्म है जो इंटरचेंजेबली यूज होती रहती हैं सिनोनिमसली। आप इस बात पे फिर से ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं कि या तो कैश बेसिस होता है अकाउंटिंग में या एक्रूअल बेसिस। जो एक्रूअल बेसिस होता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक्रूअल मतलब यूं कहो कि जो संस्थान एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, जो कैश बेसिस पे तैयार नहीं करते अपने अकाउंट्स बल्कि एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, वो आगे जो प्रिंसिपल्स अपनाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उनमें एक्रूअल से रिलेटेड दो मेजर प्रिंसिपल हैं। और भी प्रिंसिपल हैं लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के दो मेजर प्रिंसिपल हैं, एक है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दूसरा है मैचिंग। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जैसा नाम से पता चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि कोई रेवेन्यू यानी कि कोई इनकम, हमारी इनकम है या नहीं है, उसकी पहचान करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। यानी कि ये प्योरली रेवेन्यू से रिलेटेड सिस्टम है। जैसे आपने कमीशन अर्न किया, आपने इंटरेस्ट अर्न किया, आपने गुड्स सेल की, सेल करना, फीस का मिलना, कमीशन का मिलना, इंटरेस्ट का मिलना, ये सब रेवेन्यू होती हैं आपकी। और अब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जब करते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जो करते हैं वो अंडर द लाइट ऑफ द एक्रूअल बेसिस ही करते हैं। मतलब हम कैश बेसिस को इग्नोर करके एक्रूअल के अंदर ही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हम ये तय करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बस ध्यान रखना है कि रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट इसमें अपनाया जाता है कि हम किसी रेवेन्यू को इनकम माने कि नहीं माने। अब इसका भी इसके बहुत सारे आप कारण मिलेंगे, हमें जगह जगह अलग तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन बड़ा एक साधारण सा तरीका है ये पहचान करने का कि हम किसी चीज को रेवेन्यू माने कि नहीं माने। और कोई एक सेंटेंस ऐसा नहीं है अपने आप में परिपूर्ण जो इसका मीनिंग बता दे, हमें इसके भाव को समझना पड़ेगा। आप सोच के देखें, जब कोई इनकम आपको लगता है कि अब वो इनकम आपने अर्न कर ली है तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ केस बताता हूं। आपने उधार सामान बेच दिया किसी को, लेकिन आपने तय कर लिया, मतलब उससे बातचीत हो गई है, वो एग्री है कि वो खरीद चुका है और आपका क्रेडिट उस पर हो गया, मतलब आपका उधार उस पर हो गया, तो इसका मतलब इसको आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे इस सेल को। एक दूसरी सेल होती है जहां पे आप सामान तो डिलीवर कर देते हैं, भेज देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये सेल और रिटर्न बेसिस पे आपके पास रखा हुआ है कि आप चाहें तो मतलब बिक जाए तो हमें पैसा दे देना, नहीं बिके तो हमारा सामान वापस कर देना। तो ये हमने सामान हालांकि डिलीवर कर दिया है, लेकिन हम इसको रेवेन्यू तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो हमको इन्फॉर्म नहीं कर देगा कि उसने इस चीज को सेल मान लिया है। दूसरा, तीसरे और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करते हो किसी इनकम को तब इनकम मानते हो, या यूं कहें किसी रेवेन्यू को तब रेवेन्यू मानते हो जब आपने ये सारी प्रोसेस पूरी कर दी हो। अगर आपको कोई गुड्स बनाना था तो बना दिया, बेचना था तो बेच दिया, सर्विस देना था तो दे दिया, बदले में उसकी तरफ से या तो आपको कैश मिल गया, और अगर कैश नहीं मिला तो ये आश्वासन मिल गया कि अब आपको वो पैसा देगा, आज से आपका उस पर पैसा उधार हो गया, मतलब आप लीगल, आपको राइट मिल गया कि आप उससे अपना पैसा वसूल सकते हो। तो दोनों ही बात है।
अब मान लो किसी ने आपको पैसा तो दे दिया, जिसको हम कहते हैं एडवांस इनकम रिसीव्ड, इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई। तो अब यहां पे ध्यान देना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको किसी कहीं से एडवांस कमीशन मिल गया तो आप कहोगे ये तो कमीशन मिल भी गया और हमारा राइट भी हो गया, क्योंकि हम इसको सेवा देंगे, लेकिन आपने अभी सेवा तो दी नहीं। जब सेवा दी नहीं तो आपका लीगल राइट, चाहे उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कह दिया है कि वो एडवांस दे रहा है आपको, लेकिन वो एडवांस आपको दे रहा है, ध्यान रखें। इसलिए एडवांस प्राप्त इनकम को इनकम नहीं मानते हैं, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है और ये एक्रूअल के अंदर ही आता है। अब बात करते हैं एक्रूअल का दूसरा हिस्सा जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेंसेस के बारे में है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना क्लैरिटी कि एक्रूअल जो सिस्टम है उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, इनकम को पहचान करने के लिए है, जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए है, एक्सपेंसेस को बुक्स में लिखने के लिए है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेंसेस को यह देखकर बुक्स में रिकॉर्ड करना है कि उस एक्सपेंस से मिलने वाली रेवेन्यू, देखो कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं बिजनेस में तो हम करते हैं कि हमें कोई रेवेन्यू जनरेट होगी। जब कोई एक्सपेंस हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस एक्सपेंस के कारण जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जिस पीरियड में जनरेट हो रहा है उस पीरियड में हम उसको एक्सपेंस लिखेंगे। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप इसको P&L अकाउंट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी को जब आप P&L अकाउंट में लिखते हो तो आप देखते हो, ये चेक करते हो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से कि इस सैलरी के बदले में जो रेवेन्यू मिला, मतलब हमने जो इस आदमी को सैलरी दिया इसके बदले में इसने जो अर्निंग की वो तो इसी महीने की, इसी साल की है, तो इसका मतलब इस साल से रिलेटेड है, तो इसलिए आप मैच करोगे इस रेवेन्यू से रिलेटेड जो सैलरी है उसको इसी साल एक्सपेंस मानोगे। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। हाँ जी, तो ये डिस्कस कर रहे थे हम कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखोगे। ठीक वैसे ही जब आप कोई मशीन खरीदते हो और आपने कहा कि साहब ये मशीन तो 10 साल तक काम करेगी, तो इस मशीन को आप कहोगे कि मशीन जितने रुपए की भी है क्योंकि ये इससे मिलने वाली रेवेन्यू हमें 10 साल तक मिलेगी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, फिर याद आ जाना क्योंकि मशीन है तो एक्सपेंस की बात हो रही है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। जब भी एक्सपेंस का मिलान करते हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब किसी रेवेन्यू को पहचान करते हो तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, और ये एक्रूअल सिस्टम के अंतर्गत है दोनों। अब ये भी मैं भेद बताऊंगा कि किसी ट्रांजैक्शन को आप एक्रूअल कब कहेंगे, रेवेन्यू कब कहेंगे, मैचिंग कब कहेंगे। 1 मिनट के लिए और ध्यान से सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मशीन हमने खरीदी और मशीन मान लो ये 10 साल तक काम करेगी, तो हम कहते हैं कि इससे जो मिलेगी रेवेन्यू, ये जो जनरेट करेगी मशीन, ये 10 साल तक काम करेगी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप एक्सपेंस के बारे में ये पहचान करो कि इससे मिलने वाली रेवेन्यू किस पीरियड में मिल रही है और उसी पीरियड में इसके एक्सपेंस को मैच कर दो। तो क्योंकि इस मशीन का रेवेन्यू हमें 10 साल तक मिलेगा, इसलिए हम इस मशीन के एक्सपेंस को 10 साल में बांट देते हैं और इस मशीन के एक्सपेंस को 10 साल में बांट करके हर साल इसका जो एक्सपेंस का हिस्सा हम P&L में चार्ज करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं, हमसे पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से लगता है, तो हम बताते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लगता है। जब हमको कोई ये कहता है कि आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से कॉन्सेप्ट के तहत लगाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं। जब हमसे कोई कहेगा, इनकम के बारे में पूछेगा कि आप क्रेडिट सेल को इनकम क्यों मानते हैं, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन की वजह से मानते हैं। जब कोई कहेगा कि आप जो भी मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो एक्सपेंस हो गया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन कमीशन रिसीव्ड अगर हो जाता है, तो एडवांस कमीशन रिसीव्ड अगर हो गया या अनअर्न्ड कमीशन हो गया, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट वहां पे काम करता है। हम इसकी वजह से पहचान करते हैं कि वो हमारी इनकम है कि नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जब हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ एक्सपेंस में, अब बार बार बात हो रही थी एक्सपेंस में, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर नॉन बिजनेस है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो P&L अकाउंट एक ही बात है। जब हम एक्सपेंस साइड में लिखते हैं किसी चीज को या एक्सपेंस साइड में नहीं लिखने का डिसीजन हम लेते हैं, तो उसका कारण होता है कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्सपेंस को डिसाइड वो करता है। जब हम किसी चीज के बारे में ये तय करते हैं कि इसको इनकम में लिखना है कि इसको इनकम में नहीं लिखना है,
जैसे हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ, हम लेस करते हैं एडवांस रिसीव्ड कमीशन, तो हमने ये तय किया कि इसको नहीं लिखना है। जब हम किसी इनकम के बारे में ये तय करें कि इसको इनकम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं आउटस्टैंडिंग को या एडवांस को, जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो याद रखना बैलेंस शीट में हम इनकम और एक्सपेंस को तो लिखते ही नहीं है। इसलिए जब बैलेंस शीट की कोई बात करेगा कि बैलेंस शीट में इस आइटम को दिखा रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल की वजह से या कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से दिखा रहे हैं, तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाते हैं तो वो इस एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाते हैं। क्योंकि हम अगर कैश बेसिस अपनाते तो वो चीज यहां बैलेंस शीट तक आती ही नहीं। अगर हम कैश बेसिस अपनाते तो या तो उसको हम इनकम मान लेते या एक्सपेंस मान लेते। क्योंकि हमने कैश बेसिस नहीं अपना करके एक्रूअल बेसिस अपनाया है, इस कारण से इस चीज का हमारे ये बैलेंस शीट तक पहुंचा है आइटम। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई डाउट होगा तो फिर से आप कमेंट में बाद में पूछेंगे। आगे बढ़ जाते हैं आज के टॉपिक को लेते हुए। बैलेंस शीट फिर वैसे ही बनती है जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बनती है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। केवल एक अंतर रहता है, क्योंकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनमें तो मालिक होते हैं और मालिक जो फंड लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर या मालिक नहीं रहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग चलाते हैं या जो लोग फंड देते हैं वो इनके मेंबर कहलाते हैं, और वो जो मेंबर इनको पैसा लगाते हैं इस फर्म में, उसको हम कैपिटल ना कह करके कैपिटल फंड बोलते हैं। उसका कारण ये होता है कि कैपिटल ऐसी चीज होती है जो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है और ओनर उसको वापस लेता है। लेकिन जो एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको जो लोग चलाते हैं वो दान के उद्देश्य से चलाते हैं। वो इनमें जो पैसा देते हैं उसको वापस कभी नहीं लेते हैं, इसलिए उनसे जो पैसा आया है उसको हम कैपिटल ना बोल करके कैपिटल फंड बोलते हैं। कैपिटल फंड बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम जनरल फंड भी होता है। जनरल फंड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो कैपिटल फंड का पैसा होता है इन संस्थाओं के पास, वो जनरल रिजर्व की तरह अवेलेबल होता है कि उसको वो किसी भी काम में खर्च कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं रहती है कि आप इसमें खर्च नहीं करोगे, क्योंकि अगर कोई कंडीशन लग जाएगी कि आप इसमें खर्च नहीं करोगे तो अब वो कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं कहला करके फिर वो स्पेसिफिक फंड बन जाता है, स्पेसिफिक फंड। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट भी यहाँ पे बना लोगे। और इसके अलावा कैपिटल फंड या जनरल फंड में अगर कोई सरप्लस आएगा, इनकम आएगी तो वो जुड़ जाता है, कोई एक्सपेंस होगा, डेफिशिएंसी होगी तो वो घट जाता है। इसके अलावा अगर लेगेसी में कुछ पैसा मिलता है, एंट्रेंस फीस आती है या लाइफ मेंबरशिप फीस आती है, यानी कि इस तरह की कोई भी अमाउंट जो कैपिटल रिसीप्ट हो, रेवेन्यू रिसीप्ट ना हो, कैपिटल रिसीप्ट हो। आपको पता है रेवेन्यू रिसीप्ट तो इनकम हो जाती है और वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के तहत P&L में या यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आ जाती है। लेकिन जो कैपिटल रिसीप्ट होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट वो बैलेंस शीट में आती हैं, कैपिटलाइज होती हैं। और जो कैपिटल रिसीप्ट मिलती हैं, अगर उनका जो नेचर है वो किसी खास पर्पज के लिए नहीं मिली है तो हम उसको या तो अलग दिखा देते हैं बैलेंस शीट में, अदरवाइज उसको जनरल फंड में ही दिखाया जाता है जोड़ करके। इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लेगासी, अगर इनका कैपिटलाइजेशन हुआ है तो इनको जनरल फंड या कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दिया जाता है। बाकी बैलेंस शीट का एकदम वही फॉर्मेट है जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। अब आता है सम पेक्यूलियर आइटम्स, कुछ खास आइटम रहते हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन। इनको हम बता दें एक दफे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो मेंबर, एनपीओज में जो मेंबर होते हैं वो जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे मंथली दें, चाहे एनुअली दें, चाहे ये मतलब कोई और तरीके से दें अवधि के आधार पर, लेकिन रेगुलरिटी से जो चंदा है, हिंदी में इसको चंदा बोलते हैं, इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये इनकम होता है एनपीओज के लिए रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है इसलिए इसमें रिसीप्ट में दिख जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखता है। बाकी डोनेशन, डोनेशन जो होते हैं उनके डिपेंड करता है नेचर पे। अगर जो डोनेशन है ये कैश में भी मिल सकता है या गिफ्ट भी हो सकता है। अगर ये डोनेशन किसी खास मकसद के लिए मिलता है तब इसको स्पेसिफिक डोनेशन मानते हैं और इसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह यूज करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में ले आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो बैलेंस शीट में असर डालती हैं। मैं अगर यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाऊं तो जैसे मान लो डोनेशन अगर कोई देता है और वो स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक मतलब उसने बता दिया है कि ये जो डोनेशन मैं दे रहा हूँ ये बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा हूँ, या वो कह रहा है कि ये जो डोनेशन मैं दे रहा हूँ ये क्रिकेट मैच कराने के लिए दे रहा हूँ। तो जब वो स्पेसिफिक कर दे उसका यूज तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, तब वो बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में कहाँ आता है, एक तरफ तो कैश में आ जाएगा एसेट में, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में वो या तो हमको कैपिटल फंड में जोड़ना पड़ेगा
पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। ये सॉरी स्पेसिफिक है तो कैपिटल फंड में नहीं जोड़ेंगे, ये मैंने गलत बोल दिया। स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटल फंड में नहीं जोड़ करके स्पेसिफिक फंड उसको लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट में उतने ही रुपए लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड में दिख जाएंगे, उतने ही कैश में दिख जाएंगे। अब आते हैं जनरल डोनेशन पे। अगर वो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन का मतलब हो गया कि अगर वो डोनेशन ऐसा है संस्था को जो मिला है कि उसका पर्पज खास नहीं है, डोनर ने ये नहीं बताया किस काम में यूज करना है, तो संस्था उसको फ्रीली यूज किसी भी काम में कर सकती है। ऐसे केस में इसको इनकम माना जाएगा और इनकम जब माना जाएगा तो इनकम में इनकम वाली साइड में दिखाया जाएगा। और जब इनकम वाली साइड में इसको दिखाया जाएगा तो ये एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आ जाएगा, इनकम में होने की वजह से ये सरप्लस बढ़ जाएगा और सरप्लस बढ़ने की वजह से बैलेंस शीट में मैं इंपैक्ट दिखाना चाह रहा हूं खाली इसका। बैलेंस शीट में कैश में तो आएगा ही आएगा अगर ये जनरल डोनेशन है। तो आप सोचोगे कि लायबिलिटी साइड में कहां आएगा, तो लायबिलिटी साइड में ये इनकम में से आएगा सरप्लस होकर के और कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा, यानी कि यहां आके फिर इसका वही डबल एंट्री हमारा सिस्टम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लेगासी। अब जो लेगासीज है, लेगासी क्या होती है, ये भी एक डोनेशन होता है, बस इसका अंतर ये होता है कि ये मिलता है एज पर विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, यानी कि जो जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो अपनी विरासत बना के जाते हैं विल। तो कुछ दानी सज्जन ऐसे होते हैं कि अपनी डेथ से पहले वो किसी एनपीओ के नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी या फंड लिख जाते हैं कि जब मेरी डेथ के बाद ये संस्था को मिल जाएगा। तो जब किसी संस्था को इस प्रकार से कोई अमाउंट मिलती है एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, इट इज कॉल्ड लेगासी, इसको लेगासी कहते हैं। अब लेगासी जो है वो भी डोनेशन की तरह स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। अगर स्पेसिफिक है तो वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी और अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है डोनेशन की तरह, तब वो रेवेन्यू रिसिप्ट बन करके इनकम मान ली जाएगी, वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगला आइटम है हमारे पास महत्वपूर्ण आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार देता है मेंबर। तो ऐसी चीजें जो एक ही बार मिलती हैं, बार बार नहीं मिलती, उनको बाई नेचर कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है और कैपिटल रिसिप्ट मानने की वजह से इसका बैलेंस शीट में वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, यानी कि बैलेंस शीट में एक तरफ तो इसको कैश में ये बढ़ जाएगा पैसा जितना मिलेगा, दूसरी तरफ जो कैपिटल फंड है उसमें ये पैसा जुड़ जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस का। चाहे तो हम अलग भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो अच्छा तरीका है वो कैपिटल फंड में ही जोड़ देने का है। अब आ गया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को एडमिशन फीस भी कहते हैं और ज्यादातर ये जो एंट्रेंस फीस होती है ये एक ही बार दी जाती है जब कोई मेंबर किसी संस्था में आता है। अब एंट्रेंस फीस की नेचर कैपिटल हो कि रिसिप्ट हो, इस कैपिटल हो कि रेवेन्यू हो, इस बारे में इसकी नेचर जाननी पड़ती है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पे लोग बार बार रिपीटेडली एडमिशन नहीं लेते हैं, तो एक ही बार एंट्रेंस फीस आती है और इसलिए ये रिपीट इनकम यानी कि ये रिकरिंग इनकम नहीं रहती है। इस कारण से ऐसी संस्थाएं इसको कैपिटल मान लेती हैं, कैपिटल रिसिप्ट मान लेती हैं। जबकि कुछ संस्थाएं जैसे कोई प्राइवेट कोचिंग है तो उनके यहाँ हर महीने 2 महीने में लोग एंटर करते रहते हैं और ये एंट्रेंस फीस लेते रहते हैं, तो इनके यहाँ रूटीन इनकम हो सकती है और इसको ये रेवेन्यू रिसिप्ट मान सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ये संदर्भित किया जाएगा कि ये रेवेन्यू मानना है आपको या कैपिटल मानना है, कुछ नहीं कहा गया तो आपको इसको कैपिटल रिसिप्ट मान लेना चाहिए। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अगर कोई पुरानी एसेट किसी एनपीओ के द्वारा बेची जाती है तो उस एसेट पे जो लॉस या इनकम होता है, उस एसेट को बेचने पे जो गेन या लॉस होता है, अगर फालतू में बिक गई तो गेन हो जाएगा, कम में बिकी तो लॉस, उस लॉस या गेन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया जाता है। ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। बाकी एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड से घट जाती है। इसके बाद आ गया सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स जो रहते हैं ये रहते हैं मैगजीन वगैरह जो 15 दिन की या हफ्ते की या मंथली रहती हैं।
मैगजीन्स जो होती हैं इनका खरीदना भी कॉमन यानी कि रेवेन्यू खर्चा माना जाता है, और अगर ये पुरानी हो जाती हैं तो इनको बेचना भी रेवेन्यू खर्चा माना जाता है, सॉरी रेवेन्यू इनकम मानी जाती है। अगर बेच रहे हैं तो रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट आइटम आ गया सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में अगर ये बताया गया है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है तब तो वैसे करेंगे, और कुछ नहीं बताया गया तो जो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, ये संस्थाएं वो सामान सेल करती हैं स्पोर्ट्स का जो इनके यहाँ पुराना हो जाता है, तो उसको रद्दी या स्क्रैप की तरह माना जाता है, और उससे जो इनकम मिलती है उसको इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। एनपीओज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट वगैरह जो समय समय पर अपना कोई प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, एक्टिविटी करने के लिए, और ये संस्था के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो एनपीओज के केस में ऐसे व्यक्ति जो संस्था के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते हैं जब भी तभी संस्था में आते हैं, और संस्था उनको कुछ पैसा देती है जब वो अपना कोई एक्ट दिखाते हैं, तो उनको जो पैसा देती है उसको हम ऑनोरेरियम कहते हैं, और ऑनोरेरियम यानी कि एक सम्मान राशि हम उनको देते हैं, और ये ऑनरेरियम जो होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में P&L की तरह ट्रीट होता है। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड जो है ये क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक फंड ही होता है, किसी खास मकसद से के लिए मिलता है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है, जो बाकी स्पेसिफिक फंड होते हैं उनसे ये कुछ अलग इसलिए होता है कि एंडोमेंट फंड की खासियत ये होती है कि जो इसका डोनर होता है, जो इस फंड को देता है एंडोमेंट फंड को, वो एनपीओ को ये बता देता है कि मैं आपको ये जो 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, ये 10 करोड़ रुपए आपको मेंटेन करे रखने हैं, ये कभी खर्च नहीं कर रहे हैं। आप इसको चाहे किसी एफडी में रख दो, या कहीं इसके शेयर खरीद लो, या म्यूचुअल फंड खरीद लो, या बॉन्ड खरीद लो, ये पैसा तो रहेगा सुरक्षित। अब इससे इनकम जनरेट होगी कुछ, जैसे या तो इंटरेस्ट मिलेगा अगर कहीं एफडी रख दी, तो कहीं शेयर खरीदे हुए हैं आपने इस 10 करोड़ के तो डिविडेंड मिलता रहेगा, म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं तो बोनस मिलता रहेगा। वट एवर द इनकम विल बी जनरेटेड बाई दिस फंड दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। अब ये भी खास बात है, इसको स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं, इसको भी ये भी स्पेसिफिक फंड रहता है क्योंकि ये जो डोनर है, ये डोनर जो है ये बड़ा समझदार है, इसने कहा है संस्था को कि आप तो इनका मिसयूज तो कर मत देना 10 करोड़ का, ये 10 करोड़ तो सुरक्षित रहने चाहिए, और इनसे जो इनकम जनरेट होगी, जो इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड मिले या बोनस मिले, उससे जो पैसा मिले उससे आप ऐसा करना, कैंसर वाले लोगों का इलाज करना, या आप जो गरीब छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देना, या आप उन जो दिव्यांग लोग हैं उनको आप उपकरण देना। तो मतलब उसने एक खास खर्चा भी बता दिया कि जो इनकम है वो यहाँ यूटिलाइज करनी है। एंडोमेंट फंड की खासियत ये रहती है कि ये मतलब एक ऐसे समय तक, इनफाइनाइट पीरियड तक लोगों की सेवा करता रहेगा। जैसे आपने नोबेल जो प्राइज है वो सुना होगा, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो नोबेल प्राइज कमेटी जो है उसके पास जो दिया हुआ वो एंडोमेंट फंड है, और उनका जो फंड है उसी में से हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते रहते हैं, और वो फंड कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उस फंड को संस्था यूज ही नहीं कर सकती है, केवल उसकी इनकम को यूज करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एंडोमेंट फंड के रूप में जो मिल जाता है संस्था को वो उसकी कैपिटल रिसीप्ट होती है, और वो बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में दिखता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। जो एनपीओज होते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, इनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती हैं। जो ग्रांट मिलती है सरकार से, ग्रांट का मतलब होता है कैश में सहायता मिलती है काम करने के लिए। अब ये ग्रांट भी दोनों तरह की हो सकती है। अगर ये ग्रांट नॉर्मल खर्चों के लिए, रूटीन खर्चों के लिए होती है और रिकरिंग नेचर की है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आता है हर साल पैसा कि आप रिपेयर करा रहो, बिल्डिंग का मेंटेनेंस कराते रहो, तो वो रेवेन्यू इनकम मानी जाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अगर ये ग्रांट किसी खास मकसद के लिए मिली है, जैसे ये ऑडिटोरियम बनाने के लिए मिली हो, बिल्डिंग बनाने के लिए मिली हो, तो ये इनकम, तो ये जो ग्रांट है ये तब कैपिटल इनकम मानी जाएगी, यानी कि कैपिटल रिसीप्ट मानी जाएगी, और इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आ गया स्पेशल फंड। अब ऐसे सभी फंड जिनका जो पर्पज है वो स्पेशल हो, उसको स्पेशल फंड कहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स प्राइज के लिए किसी ने डोनेशन दिया तो प्राइज फंड बन जाएगा, मैच खिलाने के लिए मिला पैसा तो मैच फंड, स्पोर्ट्स के लिए मिला तो स्पोर्ट्स फंड। और ये जो फंड होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि जब किसी संस्था के पास स्पेसिफिक फंड होते हैं तो उसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी पड़ती है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दरअसल जो एनपीओ होते हैं उनके यहाँ अकाउंटिंग दो तरीके की हो सकती है।
एक होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग और एक होती है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि ये संस्थाएं जब इनको कोई खास मकसद के लिए कहीं से पैसा मिलता है तो उसका ये फंड बनाती हैं, जैसे प्राइज फंड बना दिया। अब इस पैसे की सेफ्टी के लिए इसके साथ रूल होता है कि प्राइज फंड का पैसा केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो सकता है। किसी स्कूल को अगर लाइब्रेरी के नाम पे फंड मिलता है तो वो लाइब्रेरी फंड होता है, और लाइब्रेरी फंड में जो पैसा आता है उसको वो स्कूल या कॉलेज केवल लाइब्रेरी में ही खर्च कर सकता है। ये इस मकसद से तय की ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ये इसलिए करनी पड़ती है ऐसी संस्थाओं में ताकि उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही हो, गलत जगह पे ना हो, जिस पर्पज से मिला है उसी पर्पज में काम आए। तो इससे ये जो स्पेशल फंड है ये बन जाते हैं, और ये जो स्पेशल फंड है बैलेंस शीट में दिखते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल केवल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाते ये फंड, ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। मान लो बैलेंस शीट में आपको पता है इधर एसेट होती है इधर लायबिलिटी। मान लो किसी ने हमें प्राइज फंड के लिए 10 लाख दे दिए, तो हमने कहा ठीक है एसेट में कैश हो गया 10 लाख और लायबिलिटी साइड में जो प्राइज फंड है वो 10 लाख हो गया। अब आप जितना मर्जी प्राइज देते रहिए लोगों को, समय समय पे जिस प्राइज के लिए बताया गया है 1 लाख दिया 2 लाख दिया, वो इसी फंड में से घटता रहेगा, और ये फंड जब तक रहेगा तब तक आप इसमें से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे। उधर से कैश जाता रहेगा, उधर से इस फंड, मान लो 1 लाख प्राइज दिया तो उधर कैश कम हो गया, इधर 1 लाख इस फंड में से कम हो गया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा इसी फंड में से और बैलेंस शीट में ही घटता है, और इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम इसी फंड में ही जुड़ती भी है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब फिर से कहीं से प्राइज फंड के लिए पैसा आ गया तो आप फिर से इसी में जोड़ोगे। अब एक सिचुएशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, उसको मैं बता देता हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस फंड से ज्यादा खर्चा हो जाए, जैसे मान लो प्राइज फंड में आपके 2 लाख ही बचे और किसी साल आपने किसी कारण से 3 लाख के प्राइज बांट दिए, तो अब ये फंड तो पूरा का पूरा खत्म हो गया आपका 2 लाख यहाँ पे, और अब जो 1 लाख एडिशनल एक्सपेंस है अब उसको आप निश्चिंत होकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास फंड ही खत्म हो गया।